चलिए शुरू करते हैं राख सीरीज की पूरी कहानी में उन्हें एक अजनबी की गाड़ी में लिफ्ट लेनी पड़ती है। बस यहीं से उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सफर शुरू होता है मौत की तरफ। अगले दिन जंगल में दो लाशें मिलती हैं, शरीर पर इतने जख्म कि देखने वाले की रूह कांप जाए। पर सवाल ये है, ये दो मासूम बच्चे आखिर किसके हाथों मारे गए और क्यों? क्या ये सिर्फ एक कत्ल है या इसके पीछे छुपा है कोई ऐसा सच जो आपकी नींद उड़ा देगा? जानने के लिए तो दोस्तों, बात है साल 1978 की। दिल्ली शहर का एक स्कूल जहां दो भाई बहन पढ़ते थे, साहिल अरोड़ा और सुमन अरोड़ा। स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी और सुमन अपने भाई का इंतजार कर रही थी। काफी देर हो गई। सुमन का सब्र अब जवाब दे रहा था। थोड़ी देर बाद साहिल अपने दोस्तों के साथ हंसते झूमते आराम से चला आता है। सुमन झल्ला कर बोलती है, आज भी इतनी देर कर दी तूने, जल्दी चल वरना बस मिस हो जाएगी। पर किस्मत देखिए, जैसे ही दोनों मेन रोड पर पहुंचते हैं, बस उनके सामने से निकल जाती है। बस कुछ ही सेकंड की देरी और बस हाथ से निकल गई। सुमन अब पहले से भी ज्यादा गुस्से में साहिल को घूरती है, क्योंकि अब घर जाने के लिए उन्हें किसी से लिफ्ट लेनी पड़ेगी। दोनों काफी देर तक गुजरती गाड़ियों को रोकने की कोशिश करते हैं। आखिरकार एक प्राइवेट कार वाला रुकता है और उन्हें लिफ्ट दे देता है। घर लौटकर सुमन तैयार होने लगती है। आज उसे रेडियो स्टेशन जाना है, क्योंकि उसे रेडियो पर गाने का मौका मिला है। माँ अपने हाथों से दो सोने के झुमके निकालकर सुमन को पहना देती है और टैक्सी का किराया देकर साहिल को भी साथ भेज देती है। शाम को जब रेडियो प्रोग्राम शुरू होता है, उनके पिता अशोक अरोड़ा रेडियो ऑन कर देते हैं। बड़े फक्र से रिश्तेदारों को फोन करके बताते हैं कि उनकी बेटी आज रेडियो पर गाना गाएगी। पर पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाता है और सुमन का गाना सुना ही नहीं देता। माँ बाप परेशान हो जाते हैं। अशोक खुद पता करने रेडियो स्टेशन पहुंच जाते हैं और वहां जाकर उन्हें जो पता चलता है, उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सुमन और साहिल दोनों में से कोई भी रेडियो स्टेशन पहुंचा ही नहीं था। अशोक के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो फौरन अपनी पत्नी मोना को फोन करते हैं। बच्चे घर लौटे क्या? मोना कहती है, मैं तो इंतजार कर रही थी कि आप उन्हें लेकर आओगे। अशोक सच्चाई बता देते हैं, बच्चे रेडियो स्टेशन पहुंचे ही नहीं। वो कहते हैं, मैं आसपास देखता हूँ, तब तक तुम रिश्तेदारों और बच्चों के दोस्तों को फोन करके पता करो। मोना एक एक करके सबको फोन करती है, पर बच्चे किसी के घर नहीं गए। इधर थाने में काम ना होने की वजह से एसआई जयप्रकाश और एएसआई जावेद आराम से गप्पे मार रहे थे। तभी जयप्रकाश के पिता उनके लिए खाना लेकर आते हैं, पर खाना खाने का मौका उन्हें नसीब नहीं होता, क्योंकि ऊपर से अफसर का फोन आ जाता है, सुमन और साहिल का केस देखना है। जयप्रकाश एक पल भी देर किए बिना अशोक के घर पहुंच जाते हैं। अब आपको बता दूं, अशोक कोई आम आदमी नहीं थे। वो एक ऊंचे ओहदे वाले आर्मी ऑफिसर थे और 1971 की जंग में उनका बड़ा योगदान था। ऊपर से मोना भी स्कूल टीचर थी, यानी हाई फाई फैमिली। तो जाहिर है पुलिस पर भी अच्छा खासा दबाव था, वरना भला पुलिस अपना खाना छोड़कर इस तरह दौड़ी चली आती। खैर, जयप्रकाश अशोक और मोना से मिलकर जरूरी डिटेल्स और फोटो ले लेते हैं। शक के आधार पर वो कहते हैं, ये किडनैपिंग का केस हो सकता है, आप लोग टेलीफोन के आसपास ही रहिए। तभी अचानक टेलीफोन की घंटी बज उठती है। सबको लगता है कहीं किडनैपर का फोन तो नहीं, पर जब अशोक फोन उठाते हैं तो उन्हें बताया जाता है दो लाशें मिली हैं और उनकी डिटेल्स अशोक के बच्चों से मैच कर रही हैं। सब फौरन मुर्दा घर की तरफ भागते हैं, पर शुक्र है वो लाशें सुमन या साहिल की नहीं थी। अशोक की जान में जान आती है। जयप्रकाश फोर्स लेकर अलग अलग जगहों पर छापे मारते हैं और राजा नाम के क्रिमिनल को पकड़ लेते हैं। थोड़ी मारपीट के बाद राजा बताता है, किडनैपिंग उसने नहीं की, हाँ, पर बिरजू गैंग के लोग ये काम कर सकते हैं और ये बिरजू गैंग रेडियो स्टेशन के पास ही जंगल में अपना अड्डा जमाए बैठा है। तो जयप्रकाश हथियार और फोर्स लेकर जंगल में छापा मारने निकल पड़ते हैं। अब दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक पल के लिए दिल्ली से बम्बई ले चलता हूँ। आप सोच रहे होंगे, अरे अचानक बम्बई कहाँ से आ गई? तो यकीन मानिए, इन दोनों के बीच कनेक्शन है और वो आपको धीरे धीरे समझ आएगा। तो हुआ यूं कि करीब 8 दिन पहले बम्बई में दो छिछोरे चोर बाबू और रज्जो एक सिनेमा हॉल में फिल्म देख रहे थे। उनके ठीक सामने एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खूब चिपका हुआ बैठा था। ये देखकर दोनों के दिल में एक जलन सी होने लगी। थोड़ी देर बाद वो आदमी जब वॉशरूम जाता है तो ये दोनों भी पीछे चले जाते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। आदमी गुस्से में उन्हें मारने आता है, पर उल्टा ये दोनों ही उसकी अच्छी खासी धुनाई कर देते हैं और उसका बटुआ और ब्लेजर छीन लेते हैं। एक औरत ये सब देखकर गार्ड्स को बुला लेती है, पर ये दोनों गार्ड्स को भी पीट कर फरार हो जाते हैं। मगर इतना रिस्क लेने के बाद भी हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि उस सूट बूट वाले आदमी के बटुए में बस 6 रुपए थे, बस 6 रुपए। दोनों को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था, तो उन्होंने ठान लिया, अब ये छोटी मोटी चोरी बंद, अब से कोई बड़ा हाथ मारेंगे और सेट हो जाएंगे। अगले दिन बाबू एक गाड़ी चुराता है और रज्जो को लेकर एक घर के सामने पहुंचता है। बाबू बताता है कि उसे इस घर के मालिक से खबर मिली है, घर में कोई नहीं है।
तो दोनों घर का सारा माल चुराकर निकल जाएंगे। पर अंदर घुसते ही उनके सामने एक बुजुर्ग आ जाते हैं। दोनों फौरन बुजुर्ग को बांध देते हैं। सामान समेटते वक्त रज्जू को एहसास होता है, अरे बाबू तो है ही नहीं, उसे अकेला छोड़ के बाहर निकल गया। अब रज्जू वैसे भी थोड़ा डरपोक बंदा था, वो डर के मारे भागने लगता है। तभी वो बुजुर्ग कुर्सी से फर्श पर गिरकर लुढ़कते हुए रज्जू का पैर पकड़ लेते हैं, पर रज्जू उन्हें लात मारकर हटा देता है और बाहर भाग आता है। बाहर आकर देखता है बाबू तो गाड़ी में आराम से बैठा है। रज्जू पूछता है, तो मुझे अकेला छोड़कर क्यों भगाया? तब बाबू से गाड़ी के अंदर इशारा करता है। बाबू ने इस घर के किशोर लड़के को किडनैप कर लिया था। रज्जू को ये प्लान बिल्कुल पसंद नहीं आता, पर बाबू समझाता है घर से जो माल चुराया है उसके इतने पैसे नहीं मिलेंगे, हमारा रिस्क इस बार भी बेकार जाएगा, इसलिए मैंने इस लड़के को उठा लिया है ताकि मोटी रकम की फिरौती मांगी जा सके। फिर भी रज्जू का मन नहीं मान रहा था। वो हुज्जत करने लगता है तो बाबू से डांट कर चुप करा देता है। अब वापस आते हैं अपने वर्तमान पर। जयप्रकाश और उनकी फोर्स जंगल में तो पहुंच जाती है, पर मूसलाधार बारिश की वजह से आगे ज्यादा नहीं बढ़ पाती। ऊपर से एक कांस्टेबल आकर बताता है 2 भाई बहन को बाइक पर लिफ्ट लेते देखा गया है। 2 चश्मदीदों ने उन्हें देखा था। इससे पुलिस को लगता है जब बच्चों ने बाइक पर लिफ्ट ली है तो शायद वो बिरजू गैंग के हाथ नहीं लगे, तो आगे ना बढ़कर सर्च बंद करके सब लौट आते हैं। अगली सुबह एक चरवाहा जंगल में भेड़ें चराने जाता है। उसे पहले एक खून से सना जूता मिलता है और उसके ठीक सामने 2 खून में लथपथ बच्चों की लाशें पड़ी थीं। ये और कोई नहीं, यही थे सुमन और साहिल। दोनों के शरीर पर अनगिनत जख्मों के निशान थे। खबर मिलते ही जयप्रकाश फोर्स लेकर मौके पर पहुंच जाते हैं। उन्हें बेहद अफसोस हो रहा था क्योंकि रात को जहां से उन्होंने सर्च बंद करके वापसी की थी वो जगह यहाँ से बस 200-300 मीटर ही दूर थी। बस इतनी सी दूरी। पास ही उन्हें एक गाड़ी की टूटी हुई हेडलाइट मिलती है। अब सुमन और साहिल को तो बाइक पर देखा गया था, फिर यहाँ गाड़ी कहाँ से आई, ये बात उन्हें सोच में डाल देती है। इसी बीच इंस्पेक्शन के लिए एसपी पहुंच जाते हैं। जब प्रकाश उन्हें शुरुआती डिटेल्स बताते हैं, एसपी कहते हैं कि किडनैपर तो बच्चों की फिरौती मांगकर अच्छी खासी रकम कमा सकता था, पर ऐसा न करके इन्हें इतनी बेरहमी से क्यों मारा गया। मौके पर मीडिया भी पहुंच चुकी थी, तो एसपी हुक्म देते हैं पुख्ता सबूत के बिना कोई भी मीडिया के सामने मुंह न खोले। इसी दौरान वहां अशोक पहुंच जाते हैं और अपने बच्चों की लाशें देखकर बुरी तरह टूट जाते हैं। दोनों की मौत की खबर फैलने के बाद थाने में डॉक्टर जसप्रीत सिंह भल्ला नाम का एक आदमी आता है और बताता है कल उसी ने सुमन और साहिल को लिफ्ट दी थी। कल वो अपनी क्लिनिक से निकलकर एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा था। तभी बच्चों ने रास्ते में उससे लिफ्ट मांगी। पहले तो भल्ला लिफ्ट देना नहीं चाहता था, पर साहिल के बार बार रिक्वेस्ट करने पर उसने उन्हें बस स्टॉप तक छोड़ दिया और फिर उतार कर निकल गया। इस बस स्टॉप से रेडियो स्टेशन तक 3 बसें जाती हैं, तो वो उन तीनों बसों में जांच पड़ताल करने को कहते हैं। पोस्टमार्टम के बाद सुमन और साहिल की लाशें अशोक को सौंप दी जाती हैं। अशोक जब लाशें घर लाते हैं तो चेहरे देखने के बाद भी मोना यकीन ही नहीं कर पाती कि ये उसके बच्चे हैं। उसे इतना गहरा सदमा लगता है कि वो अपने बच्चों की मौत का गम महसूस तक नहीं कर पाती। खैर, इसके बाद दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इधर 6 दिन पहले की बात, बंबई में रज्जो और बाबू उस बच्चे को किडनैप करके एक झुग्गी में रखते हैं। रज्जो बच्चे के पिता को फोन करके 2 लाख रुपए फिरौती मांगता है और कहता है पैसे तय की हुई जगह पर रख जाना। फिर रज्जो जब बच्चे के पास जाता है तो वो कहता है उसे टॉयलेट जाना है, तो रज्जो बच्चे को रेलवे लाइन पर ले जाकर बिठा देता है और खुद पीछे मुड़कर खड़ा हो जाता है ताकि बच्चे को शर्म न आए। पर बच्चा स्मार्ट था, टॉयलेट तो बस एक बहाना था। मौका पाते ही वो दौड़ लगा देता है, पर भला छोटे छोटे पैरों से कितनी दूर भागेगा। ज्यादा दूर भागने से पहले ही रज्जो उसे पकड़ लेता है। उधर बाबू फिरौती के पैसे लेने के लिए घात लगाए बैठा था। थोड़ी देर बाद बच्चे का पिता पैसों का बैग रख कर जाता है तो बाबू झपट कर बैग उठा लेता है और तभी चारों तरफ से अंडर कवर पुलिस अफसर निकल आते हैं। पर बाबू में ताकत खूब थी, वो उन्हें धक्का मारकर भाग निकलता है और धोबियों के इलाके में घुस जाता है जहां कतार में कपड़े सूख रहे थे। बाबू चालाकी से गीली चादरें अफसरों के ऊपर फेंक देता है। वो कपड़ों में उलझ जाते हैं और इसी मौके में बाबू भागकर रज्जो के पास पहुंच जाता है। बच्चे के पिता ने पुलिस बुला ली थी। इस बात पर बाबू बेहद भड़क उठा था। वो बच्चे को मारने के लिए छुरी निकालता है तो रज्जो उसे रोकता है। इस पर बाबू आपा खोकर रज्जो के सिर पर कांच की बोतल दे मारता है। रज्जो भी पलटवार करता है और पीछे से उसका गला दबा देता है। बाबू की हालत मरने जैसी हो जाती है तो वो रज्जो से माफी मांगता है और रज्जो उसे छोड़ देता है। फिर बाबू आईने के सामने जाकर अपने सिर का जख्म चेक करता है। दोनों की लड़ाई देखकर बच्चा डर के मारे रो रहा था। बाबू डांट कर उसे चुप कराता है, पर वो चुप नहीं होता, तो गुस्से में बाबू आपा खोकर बच्चे को छुरी से लगातार वार करके मार डालता है। हालांकि बाबू खुद भी समझ नहीं पाता कि ये सब कैसे हो गया। इस घटना के बाद इस शहर में रुकना खतरनाक हो जाता है, तो दोनों बंबई से दिल्ली भाग आते हैं। इधर वर्तमान में सुमन और साहिल के केस में
जयप्रकाश फॉरेंसिक डॉक्टर बिस्वजीत के पास दोनों लाशों की डिटेल्स जानने जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं साहिल को किसी धारदार और भारी चीज से मारा गया है। हो सकता है मर्डर वेपन कोई तलवार या उस टाइप की चीज हो। उसके हाथ और कंधे पर निशान है जो उसकी लाश घसीटने की वजह से बने हैं। और सुमन को किसी भारी रॉड जैसी चीज से सिर के पीछे वार करके मारा गया है। साथ ही ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि सुमन के साथ कोई दरिंदगी हुई या नहीं। डॉक्टर ने गाड़ी की हेडलाइट का भी फॉरेंसिक किया था। कई तरह के केमिकल इस्तेमाल करने के बाद पता चला ये जिस गाड़ी का पुर्जा है उस गाड़ी का रंग हरा है। जयप्रकाश फौरन जावेद को फोन करके हरे रंग की गाड़ी ढूंढने को कहते हैं, पर गाड़ी मिलती नहीं। खून के 2 दिन बाद भी जब कोई लीड नहीं मिलती तो एसपी जयप्रकाश को इस केस से हटा देते हैं। जयप्रकाश बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें कम से कम 24 घंटे दिए जाएं, पर यह कोई आम केस तो था नहीं। एक तो 2 बच्चों का बर्बर कत्ल, ऊपर से बच्चे एक आर्मी ऑफिसर के, तो ऊपर से बहुत प्रेशर आ रहा था। एसपी जयप्रकाश को और मौका न देकर हुक्म देते हैं कल सुबह केस इंस्पेक्टर चौहान को हैंडओवर कर दिया जाए, पर जयप्रकाश हार नहीं मानते। हैंडओवर से पहले कम से कम आज की रात तो उनके हाथ में है, तो वो सुराग ढूंढने जंगल चले जाते हैं। जहां लाशें मिली थी वहां जाकर देखते हैं अशोक खड़े हैं। अशोक दरअसल अपने बच्चों की यादों में यहाँ आए थे। वो अपने पत्थर जैसे सीने में दबे दर्द को जयप्रकाश के साथ बांटते हैं। जयप्रकाश वहां से जीप लेकर लौट रहे थे, तभी अचानक सामने से एक जानवर दौड़ जाता है। वो जोर से ब्रेक मारकर गाड़ी रोक देते हैं, फिर बाहर आकर लाइट मारते हैं तो कुछ चमक उठता है। वो जंगल की तरफ बढ़कर देखते हैं हरे रंग की एक गाड़ी पड़ी है। यही वो गाड़ी थी जिसमें सुमन और साहिल को जंगल लाया गया था। तो गाड़ी को फोरेंसिक विभाग में लाया जाता है। गाड़ी में 4 लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं, 2 सुमन और साहिल के और बाकी 2 अनजान। पर एक फिंगरप्रिंट करीब करीब मिटकर धुंधला हो चुका था। जांच में पता चलता है कि गाड़ी चुराई हुई थी। गाड़ी के अंदर से एक तलवार भी मिलती है और यह तलवार भारत की आजादी से भी पुरानी थी। तलवार पर एक नाम लिखा था, मोहनलाल सोढ़ी चूरनवाला। अब तक इस केस में यही नाम उनके लिए सबसे बड़ी लीड था। रातों रात केस की सूरत बदल जाने पर एसपी जयप्रकाश उसे इस केस में दोबारा बहाल कर देते हैं, पर एक शर्त के साथ 48 घंटों के अंदर ये केस क्लोज करना होगा। इधर रज्जू और बाबू 4 दिन पहले दिल्ली पहुंचते हैं। पैसों की तंगी में वो एक आश्रम में खाना खाते हैं। रज्जू अभी भी बाबू पर गुस्सा था, इसलिए बाबू बार बार माफी मांग रहा था। एक मोड़ पर वो इमोशनल होकर बताता है वो बचपन से ही बदमिजाज था। उसके पिता कम उम्र में मर गए थे। उसका इकलौता भाई भी रसोई में आग लगने से जल मरा था। भाई को बचाने के चक्कर में बाबू का अपना हाथ भी जल गया था। वो रज्जू को अपना जला हुआ हाथ दिखाकर रोने लगता है। बाबू को पछताते देख रज्जू उसे माफ कर देता है। फिर रज्जू बताता है उसका एक दोस्त यहाँ एक 5 स्टार होटल में गाना गाता है, उसके पास उन्हें शेल्टर मिल जाएगा। तो दोनों 5 स्टार होटल जाकर देखते हैं ये बस नाम का ही 5 स्टार है। अंदर सस्ते लेवल पर खूब रंग तमाशा चल रहा था। रज्जू का दोस्त प्यारे एक साथ दोहरी आवाज में गाना गा सकता था। उसने शरीर के एक तरफ मर्द का गेटअप किया था और दूसरी तरफ औरत का। इसी तरह वो आवाज बदल बदल कर 2 सुरों में गाना गाता था और दर्शक भी खूब लुत्फ ले रहे थे। दर्शकों में बल्लू नाम का एक आदमी था जो बार बार प्यारे की तरफ दौड़ा चला जा रहा था। दरअसल बल्लू को बस लड़के ही पसंद थे। बाबू भी रज्जो के दोस्त को लेकर खूब हंसी मजाक करता है। तो प्रोग्राम खत्म होने पर रज्जो प्यारे को साइड में ले जाकर अपनी मुश्किल बताता है। प्यारे उन्हें बाइक पर बिठाता है, तभी बल्लू दौड़कर उसके पास आता है और नखरे शुरू कर देता है, पर बाबू बल्लू को धक्का देकर गिरा देता है। इससे प्यारे बाबू पर खुश हो जाता है। फिर प्यारे उन्हें अपने किराए के घर ले आता है। ड्रिंक्स के दौरान बातों बातों में प्यारे बताता है बल्लू उसे बहुत परेशान करता है। वो बल्लू को अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा कहकर गालियां देता है। अमीर बाप का बिगड़ा बेटा, ये शब्द सुनते ही बाबू चौंक उठता है और पूछता है